हेलो हेलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएमजे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महिला पर्यवेक्षक सीरीज को लगातार डिस्कस करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, और इसी में हम केंद्र सरकार की भी उन योजनाओं को पढ़ेंगे जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट, नाम है सौरभ नामदेव। जिन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार की होंगी, लेकिन स्पेशली हमारा फोकस है, जैसे कि उन्होंने सिलेबस में हमसे मांगा है कि एनआरएचएम और आईसीडीएस इंटीग्रेटेड है ना चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो भी हैं उन योजनाओं को हम देखेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हमेशा से मैं हर लेक्चर शुरू करने के पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह के इन 10 टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंटेंट कैसा होगा, तो एसएमजे की ओर से इन पर्टिकुलर टॉपिक का जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि अभी कंडक्ट हो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। और साथ ही साथ में जैसे ही ये टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट होंगे तो फिर एफएलटी भी जो है इसकी शुरू हो जाएगी। तो यदि किसी स्टूडेंट को कुछ भी परेशानी हो अगर महिला पर्यवेक्षक से संबंधित, तो वो निश्चित रूप में ये जो नंबर सामने फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है वो दूर की जाएगी। और जो फीस रखी है स्टूडेंट वो काफी कम है, काफी मिनिमम है, स्पेशली उन स्टूडेंट को भी ध्यान रखकर जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है इसमें हमको ये 3 जो सामने आप मंत्रालय देख रहे हैं इनसे संबंधित योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जो योजनाओं को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इससे कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो प्रस्तावित हैं या इससे कौन कौन सी योजनाएं शुरू होती हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी साल 1947 में, और इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत पहले 4 डिपार्टमेंट काम करते थे, जिसमें एड्स डिपार्टमेंट और निश्चित रूप में आयुष डिपार्टमेंट भी काम करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आज के समय पे जो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इसके अंतर्गत सिर्फ 2 डिपार्टमेंट ही काम करते हैं। तो ये सब हम देखेंगे आगे। और सबसे लास्ट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पृथक होकर बना था आयुष विभाग, और अब आयुष विभाग ने बहुत बेहतर काम किया है तो हमने आयुष मिनिस्ट्री भी बना दी है। तो इन 3 मंत्रालयों के बारे में जब भी हम कोई योजनाएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सबसे पहली मिनिस्ट्री की तरफ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो क्या क्वेश्चन बनेंगे, चलिए आप खुद देखिए। सबसे पहले महिला बाल विकास मंत्रालय, नाम से स्पष्ट है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मिनिस्ट्री बन रही है। लेकिन वो बन कब रही है स्टूडेंट, तो वो बन रही है साल 1985 में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और इस समय सरकार किसकी है स्टूडेंट, तो इंदिरा गांधी जी की डेथ 84 में हो जाती है। 85 में जो नई गवर्नमेंट है वो राजीव गांधी जी के दिशा निर्देशन में बनती है। मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो किस मिनिस्ट्री, मतलब कौन सी सरकार के अंतर्गत बना, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के दिशा निर्देशन में इस मिनिस्ट्री को जो है क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, साल 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग बना था, विभाग बना था। और जो ये विभाग 1985 में बना था वो इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन चूंकि इस डिपार्टमेंट ने इतना बेहतर तरीके से कार्य किया कि 30 जनवरी 2006 को, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास विभाग का उन्नयन कर दिया गया और इसे मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया।
मतलब कहने का हुआ ये कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि महिला एवं बाल विकास विभाग कब बना है, तो विभाग बना है 1985 में, और विभाग ने इतना बेहतर काम किया कि उसे मंत्रालय में कब तब्दील कर दिया गया, तो 2006 में। 2024 में इसके जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं, और सावित्री ठाकुर जो है ये राज्य मंत्री में आते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा, मुख्यालय कहां पर है इसका, तो मुख्यालय नो डाउट नई दिल्ली में है। अब अगर हम इसके कार्य देखें तो कार्य वही है स्टूडेंट जो आप भी समझते हैं, और मैं भी आपको इसमें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, स्वास्थ्य, पोषण, समझ, इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए ये जो मिनिस्ट्री है, ये मंत्रालय, ये कार्य करता है। दूसरा, अब ये जो मंत्रालय है ये महिलाओं के पोषण में ध्यान रखता है, बाल विकास, संरक्षण, लैंगिक असमानता को दूर करने की कोशिश करता है और लैंगिक समानता बनाने की बात करता है। मतलब लड़के लड़कियों में भेद ना किया जाए, इस तरह की योजनाएं, इस तरह की बातें भी इस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। और सबसे लास्ट में कि आंगनबाड़ी से संबंधित ये इंस्ट्रक्शन जारी करता है जिसमें पोषण अभियान, महिला सुरक्षा और इस तरह के बहुत से मुद्दे जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं महिलाओं से रिलेटेड, उनको ये क्या करता है, बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि मिनिस्ट्री बनी कब है, वो डेट याद रखनी है। अगर आएगा तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कार्य तो ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे मंत्रालय की तरफ। एक और मंत्रालय है जो न केवल महिलाओं और बच्चों बल्कि पूरी जनता के स्वास्थ्य को देखरेख करता है। जैसे WHO विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करता है बिना किसी देश में भेदभाव किए हुए, उसी तरह से भारत में यह मंत्रालय है स्टूडेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और वर्तमान इसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये जो मंत्रालय है ये 1947 में बना था और बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप कोई भी जाति के हैं, चाहे आप कोई भी धर्म के हैं, चाहे आप कोई भी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बिना किसी भेदभाव के ये लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 1947 में बना, मनसुख दाविया इसके हेड हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इसके कार्य यदि आप देखेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना, मतलब सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ना। जैसे याद करिए NHM कार्यक्रम जो चलाया गया है ना, या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो चलाया गया, वो सभी आयु वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के पर्पस पे शुरू किया गया था। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के स्वास्थ्य को आगे लेकर बढ़ना, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन। आयुष्मान भारत योजना में भी यदि आप गरीबी रेखा में आते हैं तो लगभग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की सरकार घोषणा करती है। अब आप किसी भी आयु के हो, किसी भी वर्ग के हो, आप लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, है ना, आप ST SC हो, आप OBC हो, आप जनरल हो, बिना किसी भेदभाव के आपका क्या किया जाएगा, हेल्थ उपचार किया जाएगा, है ना। तो ये वही चीज है कि ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देता है। परंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, टीकाकरण को बेहतर करने के लिए, संक्रामक रोगों को कम करने के लिए, असंक्रामक रोगों पर लगाम लगाने के लिए भी इसने क्या किए हैं, बहुत से कार्यक्रमों का संचालन किया है। हम एक एक करके उनको देखेंगे स्टूडेंट। लेकिन जो सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा है, यदि आपसे कभी कोई पूछे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्या करता है, तो आपको ये 2 वर्ड तो सबसे पहले बोलने हैं स्टूडेंट। आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि प्रथम स्वास्थ्य नीति, प्रथम स्वास्थ्य नीति जो है ये साल 1983 में आई थी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। द्वितीय स्वास्थ्य नीति जो है ये पंडित अटल जी के टाइम पीरियड में आई थी, सन 2002 में। और जो तीसरी स्वास्थ्य नीति है जिसको हम वर्तमान स्वास्थ्य नीति कहते हैं, ये आई थी 2017 में। तो अब आप मुझे बताइए
2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति आई, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई, पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई। और इन स्वास्थ्य नीतियों की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए, बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। तो स्वास्थ्य नीतियों को लागू कौन करता है? जी, जो मिनिस्ट्री आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखी हुई, वही मिनिस्ट्री लागू करती है, मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली स्वास्थ्य नीति जो है वो किसके टाइम पीरियड पे आई थी बेटा जी? तो पहली स्वास्थ्य नीति इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर आई थी, है ना। मैं शॉर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी जी वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन इंदिरा लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। दूसरी स्वास्थ्य नीति अटल जी के दिशा निर्देशन में आई थी, और तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है वो तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अभी श्री नरेंद्र मोदी, उनके दिशा निर्देशन में आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को इस तरह से सुना होगा कि यदि किसी महिला की नसबंदी करनी है तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दो, सही है। अगर किसी जेंट्स की नसबंदी करना है तो जो वास डिफरेंस है, जो शुक्र नलिका है, उसको कट करो और धागे से बांध दो। तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी गर्भ निरोधक दवाइयों का जो है वो उपलब्धता, इसी तरह से कॉन्डोम, IUCD, ये सारी चीजें वितरित कराने का काम भी यही करता है, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लग सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी या बच्चे जो हैं एक आइडियल या सीमित मात्रा में ही संतानें उत्पन्न करेंगे, तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कब पड़ेगा, और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जितना कम पड़ेगा उतना लंबा सतत विकास हो पाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि परिवार को कंट्रोल करना, परिवार को सुनियोजित करना और स्वास्थ्य नीतियों को लागू करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू हो सके, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मेन मोटिव है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनमें आपको ये चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है जो इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं, हेड ऑफिस कहाँ है। जैसे आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो है ये बना है 9 नवंबर 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, कि आयुष मिनिस्ट्री जो है इसका गठन कब हो रहा है, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 2014 को। इसके भी दो मंत्री हैं, एक हैं सर्वानंद सोनोवाल, कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरे मंत्री का नाम है महेंद्र मुंजपुरा, ये स्टेट मिनिस्टर है। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। अब दरअसल में जो ये आयुष मंत्रालय है, इसका काम है, ध्यान से सुनेगा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो आयुष का मतलब यही होता है जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, लेकिन योगा के साथ में, या वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी है स्टूडेंट। वाई का मतलब सिर्फ योगा नहीं है, वाई का मतलब है योगा के साथ नेचुरोपैथी। यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्धा, एच का मतलब है होम्योपैथी। तो ये सभी के सभी भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं। आज तो नहीं, लेकिन आज से लगभग यदि हम ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड को से पीछे यदि जाते हैं, तो पहली बार ब्रिटिशर्स कब आए? 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी और जब से हिंदुस्तान है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने ही हमको रोगों से ग्रसित होने पर रोगों से ठीक किया है। मतलब भारत की सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति है। हालांकि जब से एलोपैथी आई है, जब से अंग्रेजी दवाइयों की ये चिकित्सा पद्धति आई है, जैसे कीमोथेरेपी कहते हैं, थोड़ा सा चीजें क्या हैं, भूल से गए हैं लोग आयुष के इंपॉर्टेंस को। अदरवाइज एलोपैथी जो है उससे बेहतर चिकित्सा पद्धति हमारी आयुष मानी जाती है। तो यही आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम दरअसल में किसका है? आयुष मंत्रालय का। अब यही मैं थोड़ा सा साइड में 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 101% बनेंगे। जैसे ए फॉर होता आयुर्वेदा। आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति का पिता किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति का जनक जो है ये महर्षि चरक को कहते हैं और भगवान धन्वंतरी को कहते हैं।
मतलब भगवान धन्वंतरी और महर्षि चरक ये दोनों के दोनों पिता हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के। योगा चिकित्सा पद्धति का जो जनक है ये माना जाता है महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि जो है ये योग चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो जनक है वो माना जाता है जो कीमोथेरेपी के पिता हैं, मतलब हिप्पोक्रेट्स। और ये हिप्पोक्रेट्स वही व्यक्ति हैं स्टूडेंट कि यदि कोई चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी है तो उसको हिप्पोक्रेट्स की ही शपथ या हिप्पोक्रेट्स की औथ दिलाई जाती है। एज फॉर सिद्धा, सिद्धा चिकित्सा पद्धति का जो जनक है, याद रखेंगे तो सिद्धा चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं वो साउथ के 18 आचार्य हैं, साउथ के 18 मास्टर्स हैं जो सिद्धा चिकित्सा पद्धति के जनक हैं, जिसमें महर्षि अगस्त्य, इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है क्योंकि दक्षिण भारत का आर्यीकरण सबसे पहले इन्हीं ने किया था। और सबसे लास्ट में है एच, यहाँ एच फॉर होम्योपैथी है। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक जो हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, उनका नाम है सैमुअल हैनीमैन। और ये सैमुअल हैनीमैन जो हैं ये जर्मनी के पर्सन हैं या जर्मनी से संबंधित व्यक्तित्व हैं। तो ये जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी स्टूडेंट ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का पिता किसे कहते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति का पिता, सिद्धा चिकित्सा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुर्वेदिक औषधियों के दम पर रोगों का इलाज करेगी। तो आयुष मिनिस्ट्री का काम है कि उन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों को जो है उन पे नई नई खोज की जाए, नई नई रिसर्च की जाए और उनके नए नए डायमेंशन को निकाला जाए। जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा कि कैंसर का उपचार जो है वो संभव है, तो कैंसर का उपचार संभव है। हल्दी के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदा से संबंधित नई नई रिसर्च या पेड़ पौधों के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जड़ी बूटियों के रूप में उपयोग किए जाने से कौन कौन सी जड़ी बूटी का कौन कौन से रोग में क्या इंपॉर्टेंस होता है, यही करना और यही कराना आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुष मिनिस्ट्री का मेन फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आयुष के जिस पैरामीटर को पूरी दुनिया मान रही है और जान रही है वो योगा। आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि योगा और नेचुरोपैथी ये दोनों ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो रोगों से ग्रसित होने पर उनको ठीक तो नहीं करती हैं, लेकिन हाँ रोगों से ग्रसित होने पर यदि आप योगा चिकित्सा पद्धति और नेचुरोपैथी को सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाते हैं तो आप बहुत जल्दी मानते हैं या बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। और योगा का तो इस समय पे इतना बड़ा क्रेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर संयुक्त राष्ट्र सभा में 21 जून को कौन सा डे मनाना शुरू करा दिया था, योगा डे। तो ये वही थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से शुरू हो रहा है स्टूडेंट आपका चैप्टर कि महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब इनको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। योजनाओं में बहुत ज्यादा मैंने बकवास नहीं रखी है, जो मेन चीजें हैं कि योजना कब लागू हुई थी और क्या उसका उद्देश्य है, सिर्फ मैंने वही बातें रखी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका मेन मकसद क्या है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे समाज में सिर्फ बॉयज को बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी भी समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां महिलाओं को उनके अधिकार स्पेशली पढ़ने लिखने के या बॉयज के जो अधिकार हैं उनके समतुल्य नहीं माना जाता। तो ये जो योजना है ये उन पुरानी कुरीतियों पर या उन पुरानी किंवदंतियों पर कुठाराघात करती है जो ये मानने पर विवश करते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाना चाहिए, बल्कि सरकार ने जवाबदारी उठाई है कि यदि बच्चियां पढ़ना चाहें तो निश्चित रूप में उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था होगी शिक्षा की,
उनके लिए जितने भी आयाम होते हैं, उनके पोषण से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, सबकी व्यवस्था कराएगी। मतलब गर्ल्स की स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एंट्री हो, गर्ल्स के स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़े, ताकि गर्ल्स भी बॉयज के साथ पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और जब गर्ल्स किसी दूसरे फैमिली का हिस्सा बने तो वो खुद उस फैमिली में डिपेंडेंट ना रहें, अपने दम पर उस फैमिली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो कहने का मतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मेन जो मकसद है वो बच्चों के साथ में महिलाओं, माफी चाहता, बच्चों के साथ में बच्चियों के नंबर को भी स्कूलों में जो है वो प्रोत्साहित कराना, ताकि लिंगानुपात बराबर रहे, और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। और यदि बालिकाओं को शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा ही देती है अधिकार जानने का हक। तो यदि महिलाएं शिक्षा लेंगी तो उनको उनके अधिकार पता चलेंगे, अधिकार पता चलेंगे तो महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो निश्चित रूप में अपना तो सर्वांगीण विकास करेंगी, 4 लोगों को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये 4 लोग उस महिला के घर के हो सकते हैं, उस महिला से जुड़े व्यक्तित्व हो सकते हैं, आदि आदि। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ये योजना आई थी 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम, और विश्व में भारत ने सबसे पहली बार एक कोई स्कीम में इतने सारे डायमेंशन ऐड किए थे, जिस वजह से आईसीडीएस योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का उस समय बहुत बड़ा पार्ट बन गई थी। दरअसल में आईसीडीएस योजना के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनके बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जो लैक्टेटिंग मदर हैं जिन्होंने बच्चों को बर्थ दे दिया है, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। अब सवाल पैदा होता है कि सोच कौन कौन सी सुविधाएं, तो सबसे पहले उनके पोषण को बेहतर करना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना। मतलब पहली बार किसी सरकार ने स्वास्थ्य के साथ साथ में पोषण को भी ऐड किया और दायरा जो है वो बढ़ाया। न केवल महिलाएं बल्कि महिलाओं में भी गर्भवती महिलाएं बच्चे को बर्थ देने के बाद लैक्टेटिंग मदर बन जाएंगी, मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और उनका जो बच्चा होगा, तो तीनों की हेल्थ बेहतर रहे, तीनों को एजुकेशन मिले, तीनों को उनके अधिकार मिले। इस पर्पस पे ये योजना शुरू की गई थी। वैश्विक स्तर पर 1975 में ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना थी, सबसे बड़ी पोषण की योजना थी, आईसीडीएस। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना को इंप्लीमेंट कराने में एमपी नंबर 1 रहा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपसे पूछेंगे। 2017 को यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना में करना वही है कि गर्भवती महिलाओं को बुलाना है संस्थागत प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में। महिलाएं जैसे ही हॉस्पिटल्स में आएंगी, महिलाओं को कुछ रुपए और पैसे देकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कराना, यही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मेन लक्ष्य। इसी में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, नारी शक्ति पुरस्कार योजना ये भी शुरू करता है वो। इस योजना में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, मतलब कहने का ये है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, इन सब घटनाओं का पता महिलाओं को देने बाबत। महिलाएं जो हैं वो खुद अपना छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय कर सकें, लघु कुटीर उद्योग स्थापित कर सकें, पापड़ वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, जिनसे कि वो खुद दोपहर के टाइम पे जब उनको समय मिलता है तो वो खुद अपना आर्थिक विकास कर सकें। और राजनीतिक परिदृश्य भी उपलब्ध कराना या राजनीति का भी हल्का फुल्का नॉलेज उपलब्ध कराना, चाहे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मतलब पूरी तरह से पूर्ण व्यक्तित्व विकास कराना इस योजना का मेन पर्पस था। योजना की शुरुआत बहुत पुराने समय से, साल 1999 से यह लगातार चल रही है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का मतलब है 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। महिलाओं को यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस
हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल करके अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकती हैं। अच्छा, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना ये 2015 में शुरू की गई थी स्टूडेंट, और इस योजना के बारे में आज भी 2025 में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार ये योजना जो है वो घरेलू हिंसा को दरअसल में जन सामान्य से प्रतिबिंबित करने के लिए, जैसे महिलाओं को घरों में जो है पतियों के द्वारा यदि प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, न केवल मारा जाता है बल्कि ऊटपटांग वर्डिंग बोले जाते हैं, जिससे महिला का मानसिक स्वास्थ्य भी यदि प्रभावित होता है ना, मारने पीटने पर तो शारीरिक स्वास्थ्य में तो दिक्कत आएगी। मतलब घरेलू हिंसा से संबंधित अगर किसी तरह का कोई भी सिंपल केस भी अगर है तो इस योजना के अंतर्गत महिला को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल, स्पेशली महिला पुलिस कांस्टेबल उन्हें दिया जाएगा। इस बात का बराबर ध्यान रखा जाएगा कि चोट वगैरह ना हो, परेशान करने वाला व्यक्तित्व जो हो वो थोड़ा सा डर के रहे, सहम के रहे। तो इस योजना को शुरू कराने का जो मेन मकसद है वो यही है। अब सुनिए मुद्दे की चीज। महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जब भी हम योजनाओं की बात करते हैं तो इसमें हम हमेशा आंगनबाड़ी सेवाओं को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी ही तो दरअसल में ग्रामीण स्तर पर वो स्वास्थ्य व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से जिसने गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों और लैक्टेटिंग मदर की स्थिति में दिन ब दिन सुधार किया है। मतलब सरकार तो डायरेक्ट गर्भवती महिलाओं और हर बच्चों तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन आंगनबाड़ी के माध्यम से ये जो लोग हैं ये जरूर पहुंच सकते हैं उन जगहों पर। और जैसे ही सरकार के पास मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं, उनके बच्चे यदि पहुंचते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नए नए तरीके हैं आंगनबाड़ी के पास, कि बच्चे का वजन किया जाएगा, महिला की जांच की जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक मिशन शक्ति योजना भी शुरू की गई थी महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसका मेन काम था महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण से संबंधित। तो ये जो पेज है स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ये शुरू हुआ है स्टूडेंट 12 अप्रैल 2005 से, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे, इसी वजह से इस योजना को मैंने बीच में ही इनपुट कर दिया, क्योंकि ये लास्ट टाइम 2017 में आपके पेपर में भी आई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो 12 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था, और इसी डेट से, जिस डेट से एनएचएम कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसी डेट से आशा की नियुक्ति हुई थी ग्रामीण अंचलों में। तो आशा की नियुक्ति, आशा का मतलब पता है आपको? एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। और इसी डेट से 12 अप्रैल 2005 से ही जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। मतलब कहने का हुआ ये स्टूडेंट कि जननी सुरक्षा योजना, आशा की नियुक्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, ये एक ही डेट को शुरू किए गए हैं 12 अप्रैल 2005 से। तो यही 12 अप्रैल 2005 से जो शुरू हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देखिए इसने सबसे पहले कौन सी योजना शुरू कराई थी? जननी सुरक्षा योजना, जिसको हम जेएसवाई योजना कहते हैं। जेएसवाई योजना सिर्फ इतनी सी है स्टूडेंट कि जो भी गर्भवती महिलाएं घरों में प्रसव कराती हैं वो सीनियर दाई से या गांव की सबसे वृद्ध महिला से, गांव की सबसे वृद्ध महिला ने बहुत सारी गांव में जचकियां कराई हैं तो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है जचकी कराने का। लेकिन यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, बच्चा नाल में फंस जाए, या गर्भाशय की भित्तियां या गर्भाशय की पेशियां यदि संकुचित ना हो, मतलब कुल मिला के मेडिकल इमरजेंसी वाले केस में यदि जो सीनियर दाई है या वो महिला है वो अगर इस तरह की डिलीवरी कराती है तो बच्चे और जच्चा दोनों की जान को खतरा है। इसी चीज को गवर्नमेंट ने समझा और जेएसवाई योजना के माध्यम से
उसी गर्भवती महिला जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में बुलाना, मतलब संस्था में बुलाना, इसी को कहते हैं संस्था में बुलाना और फिर वहां प्रसव कराना। मतलब जीएसवाई योजना का मतलब है गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कहां पर आए, वो आए हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और वहां बच्चे का बर्थ कराएं। अच्छा, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे का बर्थ होगा तो नर्स होगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक गायनोकोलॉजिस्ट होगी। तो मेडिकल रिलेटेड कोई इमरजेंसी यदि पड़ती है तो फिर उस महिला को तत्काल यथोचित जो है उपचार दिया जा सकता है, तत्काल उसकी मदद की जा सकती है। तो ये है स्टूडेंट इस योजना का मेन मोटिव जीएसवाई का। अब जो ये योजना है, ध्यान से सुनिएगा, इस योजना को शुरू कब किया गया है? 12 अप्रैल 2005। तो इस योजना में गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के साथ साथ में उसे कुछ रुपए भी दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि महिला जब तक घर में रहे वो इन पैसों की मदद से अपने बच्चे और अपना तो एटलीस्ट कुछ ध्यान रख सके। जैसे 1400 रुपए माँ को दिए जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए माँ को दिए जाते हैं, आशा कार्यकर्ता को 300 रुपए और 600 रुपए दिए जाते हैं ग्रामीण स्तरों पर, और ऊषा कार्यकर्ता को 200 और 400 रुपए दिए जाते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि कुछ रुपए देकर वित्तीय सहायता भी की जाती है उस गर्भवती महिला की जिसने अभी हाल ही में संस्थागत प्रसव कराया है। और संस्थागत प्रसव से होता यह है कि महिलाओं की मृत्यु में भी कमी आई है और शिशुओं की मृत्यु में भी कमी आई है। मतलब बाल और शिशु मृत्यु दर काफी हद तक कम हुए हैं इस योजना के द्वारा। ये कुछ और योजनाएं हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जननी सुरक्षा योजना कब आई थी तो आप सब बता देंगे, लेकिन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये 2011 में आया था। और जैसे कि नाम से स्पष्ट है शिशु सुरक्षा, तो यहाँ क्या करना है हमको कि गर्भवती जो महिलाएं हैं और जो उनके नवजात शिशु हैं इनको हमको मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार यदि गर्भवती महिला बच्चे को सामान्य तरीके से जन्म देने में सक्षम ना हो तो फिर सिजेरियन द्वारा भी बच्चे का बर्थ कराया जा सकता है। ये उपलब्ध कराया गया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। मतलब गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से बिना 1 रुपए लिए सिजेरियन सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मेन मकसद था। इसके बाद अगली जो योजना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना। नाम से स्पष्ट है कि ये जो योजना है वो पूरी तरह से बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, लेकिन इस योजना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 तरह के डी इस योजना में देखने को मिलते हैं। और इन 4 तरह के डी का मतलब है कि यदि बच्चे में कोई जेनेटिकली डिफेक्ट है, यदि बच्चे में कोई आनुवांशिक रूप से दिक्कत है, बच्चा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम या किसी भी आनुवांशिक या जन्मजात बीमारी से ग्रसित है, तो उस बच्चे में कौन सा जन्मजात रोग है उसकी पहचान करना और फिर उसके बाद उसकी देखभाल करना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब कौन से 4 डी को पहचानना है। तो यदि बच्चा किसी आनुवांशिक रोग से ग्रसित है तो कौन से आनुवांशिक रोग से ग्रसित है, इसको इसी योजना के जरिए पहचाना जाएगा और फिर पहचान कर उस बच्चे की देखभाल की जाएगी। दूसरा, यदि बच्चे को जन्म के समय पे कोई बीमारी है मान लो, तो उसका फिर क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ उसको जॉइंटिस था, मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ उसका ब्लड कम था, मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ उसको कोई दूसरी दिक्कत परेशानी थी, तो इस योजना के द्वारा बच्चे के जन्म के बाद उसे कौन सी बीमारी थी उस समस्या को जानकर या उस समस्या को डायग्नोस कर उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। यदि उस बच्चे में जन्म के बाद पोषक तत्वों की कमी है,
कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, बच्चा दुबला पतला है, 2.5 किलो से कम वजन का है, तो उस बच्चे को पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएंगे माँ की डाइट को बढ़ावा देकर, या माँ को एक से एक बेहतर चीजें जो है खाने के लिए दी जाएंगी और डायरेक्ट माँ से ही बच्चे को बड़े आराम से स्वास्थ्य जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि माँ के दूध में आपको पता है वही इंग्रेडिएंट होते हैं जो माँ ने इनटेक किए हैं। तो माँ के दूध के जरिए बच्चे को जो जरूरी पोषक तत्व उसकी बॉडी में कम है वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं इस तरह से। और सबसे लास्ट में है, यदि बच्चे को किसी तरह की कोई अपंगता है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब बच्चा दिव्यांग है, तो बच्चे का यदि दिव्यांग है तो उसको बेहतर सुविधाएं दी जाएं, और यदि दिव्यांगता की वजह से बच्चे के ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं, बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, तो यथासंभव सरकार की तरफ से जो भी मदद है वो इस योजना के तहत की जाएगी। तो 4 तरह के डी हैं जिनको ध्यान में रखकर यह योजना शुरू की गई थी, और उन 4 तरह के डी को खत्म करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगली है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, किशोरों को ध्यान में रखकर यह योजना। अब यहाँ किशोर का मतलब आपको याद रखना है कि 13 साल से 19 साल का बच्चा, मतलब यहाँ 19 तो स्पेशली हम मान लें कि 18 से कम जो है वो दरअसल में क्या कहलाएगा, किशोर कहलाएगा, क्योंकि 18 प्लस मतलब एडल्ट हो गया। तो 13 से 18 साल का बच्चा या बच्ची, उसे हम किशोर या किशोरी कहते हैं। तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनको पोषण मिले, है ना, और यदि स्वास्थ्य बेहतर होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो मानसिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिला के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था, और इसका मेन मकसद है कि जो किशोर और किशोरी हैं उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये वही योजना है जिसमें गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, कुछ रुपए पैसे इसमें दिए जाते हैं। और मैंने बताया था मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया है। अब ये सामने कुछ योजनाएं जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो सामने कुछ योजनाएं आप देख रहे हैं, इन योजनाओं में मिशन इंद्रधनुष एक ऐसी योजना है जो अटल जी के बर्थडे के टाइम पे शुरू हुई थी। आपको ही पता है अटल जी का बर्थडे क्या है, तो जो अटल जी का बर्थडे है ना, वो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर 2014 को गुड गवर्नेंस डे है। और मिशन इंद्रधनुष का पर्पस था कि बच्चे को 7 बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाए जाते थे। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और टीबी, ये 4 जीवाणु जनित समस्याएं थी। पोलियो, हेपेटाइटिस और खसरा, ये 3 विषाणु जनित समस्याएं थी। तो टोटल 7 बीमारियों के क्रियान्वयन के लिए या 7 बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष में 2014 से शुरुआत की गई थी। लेकिन आज के समय पे मिशन इंद्रधनुष में 12 टीके लगते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगली जो स्कीम है राष्ट्रीय पोषण मिशन, 2018 में शुरू हुई थी। और यही पोषण मिशन इस समय इतना बेहतर काम कर रहा है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जो स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार आया है, ऐसा तीसरी हेल्थ पॉलिसी में कहा गया है पोषण अभियान की मदद से। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, जिस वजह से महिला और बच्चे के स्वास्थ्य में लगातार पॉजिटिव परिवर्तन आते दिख रहे हैं। लेकिन अब कोई अगर आपसे पूछे स्टूडेंट कि पोषण मिशन जो है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन का संबंध है कुपोषण को कम करने से। क्योंकि जनरली महिलाएं जब बच्चे का बर्थ कराती हैं तो उस समय पे कई बार महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, एनर्जी की कमी होती है। और कुल मिला के पोषक तत्वों की भोजन में यदि कमी है या पोषक तत्वों की शरीर में यदि कमी है तो वही कहलाती है कुपोषण। तो कुपोषण संबंधी अनियमितताओं से महिलाओं और बच्चों को बचाव के लिए इस स्कीम को दरअसल में शुरू किया गया था, इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन को। और कायाकल्प योजना
कायाकल्प योजना 2015 में शुरू की गई थी, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो स्टूडेंट, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो योजना लिखी हुई है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आपके सिलेबस की चीज है स्टूडेंट। सिलेबस की चीज कैसे है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना मतलब आईसीडीएस प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। मैंने बताया इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यह सबसे बड़ी हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्कीम थी या योजना थी। इसी कार्यक्रम के तहत इसी कार्यक्रम के तहत ये कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं। 3 योजनाएं ही लिखी हैं, तीनों आपसे बननी चाहिए। इनमें से 2 योजनाएं पूछ चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली योजना है सुपोषण अभियान, 2018 में आया था स्टूडेंट, और जैसे नाम से ही स्पष्ट है सुपोषण अभियान मतलब बेहतर पोषण देना, और बेहतर पोषण अगर देंगे तो कौन सी चीज खत्म होगी? कुपोषण खत्म होगा। तो ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज सबला योजना, याद रखिएगा 2011 में आई थी और ये महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करने वाली योजना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को उनके अधिकार पता तब चलेंगे जब महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं स्वस्थ होंगी, महिलाएं अच्छा खाना खाएंगी और महिलाएं अपना काम छोटा मोटा यदि खुद कर सकें, और खुद यदि महिलाएं अपने कार्य में निपुण होंगी तो उनका होगा कौशल विकास। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली कोई स्कीम आप बताइए, तो आपको जरूर कहना है सबला योजना। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये आप हर जगह देखोगे क्योंकि इस योजना के प्रचार प्रसार में एमपी को नंबर 1 रेटिंग मिली थी। इस वजह से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बार बार योजना आएगी, आपको इसको ध्यान रखना है। 2017 में ये योजना आई थी और इस योजना का जो मेन पर्पस था वो यही था। अब एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो 1975 में शुरू की गई थी, इसने और अपने को एक्सपांड करते हुए जैसे आईसीडीएस प्रोग्राम कब आया था? 1975 में आया था। ये मैंने आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट, है ना। साल 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई है स्टूडेंट। मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई है। ये मध्याह्न भोजन योजना क्या है कि यदि बच्चे या बच्ची स्कूल में पहुंचते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है खाना उपलब्ध कराया जाएगा। तो बच्चे पढ़ाई करें, फिर उसके बाद खाना खाएं, फिर पढ़ाई करें। इस तरह से ऐसे परिवार के लोग जहां पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है ताकि वो रोजगार का साधन बन सके, और इसी चक्कर में बच्चे रोजगार का साधन बचपन से बन जाते हैं तो पढ़ लिख पाते नहीं हैं। इसी चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि बच्चों के रोजगार को साधन न मानकर बच्चों को दरअसल में जीवन का नया आयाम बताकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से इस योजना को शुरू कराया गया। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एनआरएचएम मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और आईसीडीएस समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, इनके अंतर्गत दोनों के अंतर्गत कौन कौन सी कॉमन योजनाएं आती हैं? तो जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट हैं, इनमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो शहरी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये आई थी 2008 में, और इस योजना का मेन मकसद है कि जो गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बीमा उपलब्ध कराना। मतलब उनके स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी और वही दरअसल में प्रीमियम भरेगी, और प्रीमियम यदि भरेगी तो निश्चित रूप में आप कभी भी उन दिए गए पैसों से अपना इलाज करा सकते हैं।
इसी तरह से राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार, यहाँ आयोडीन अल्पता का मतलब है कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है घेंगा, उसके लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था साल 1992 में। राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था 2008 में। अच्छा, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, और डायबिटीज का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। लेकिन जिसको भी डायबिटीज होती है, फिर उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कुछ समय बाद आने लगती है। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की देखभाल करना है। क्योंकि जनरली यदि कोई इस बीमारी से ग्रसित हुआ तो कुछ समय बाद इस बीमारी से ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, ग्रसित हो ही जाता है। ज्यादातर केस में यही देखा जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रखने से हमारा भला नहीं होगा, हमको अपने मेंटल हेल्थ को भी बेहतर रखना होगा, मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखना होगा, मस्तिष्क को टेंशन फ्री रखना होगा। और इसकी के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007 में और राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था। हालांकि इनमें ऐसा कुछ भी समझाने लायक नहीं है। हाँ, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया 2007 में क्योंकि आपको ही पता है कि तंबाकू के ज्यादा सेवन से उसमें निकोटिन होता है और फिर वो मुंह के कैंसर का कारण बनता है। और कई बार जो लोग तंबाकू खाते नहीं हैं लेकिन सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इस कारण से श्वसन तंत्र में दिक्कत होती है, लंग कैंसर वगैरह होता है। तो बस जन सामान्य को तंबाकू और उसके नकारात्मक प्रभावों को बताने और उससे बचाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू कराया गया था। अब इसके बाद जो हमारा एक आयुष विभाग था स्टूडेंट, उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। और आयुष का मतलब ये होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। तो आयुष मंत्रालय या आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो लाई गई हैं, आइए उनको देखते हैं। जिसमें जो सबसे पहली योजना है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसने इस क्वेश्चन को ना पूछा हो, और वो भी 2014 के बाद से। जैसे ही 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, मतलब बीजेपी सरकार आती है, सबसे पहले वो इसी योजना को शुरू करती है, राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन। और राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के तहत, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आयुर्वेदा नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदा से संबंधित जानकारियों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू कराया गया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चाहिए तो इसके और भी आयाम देखेंगे, लेकिन इसमें स्पेशली 2014, इसी को NAM भी कहते हैं। देखिए अच्छे से, NAM क्यों बोलते हैं, नेशनल आयुष मिशन। तो कई बार वो आपसे NAM भी पूछ सकते हैं कि NAM योजना कब लॉन्च की गई थी, 2014 में, किस लिए, तो वो सबसे बन जाएगा कि आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए। दूसरा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ आयुष्मान भारत का मतलब है कि अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है। मतलब आपको किसी सामान्य बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं तो उनकी कुछ दवाएं मिल जाएंगी आपको। यदि आपको जल गया है, कट गया है, छिल गया है, तो आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आयुष चिकित्सा के तरीके से होगी। ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2018 में इस स्कीम को शुरू किया गया। इसी तरह से योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1978 में हुई। याद रखिएगा, यहां से थोड़ी चीजें अलग हैं स्टूडेंट। हाँ, ये चीजें अलग हैं, ये कोई संस्थान नहीं है, ये परिषद है। परिषदें क्या करती हैं, कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए नए नए इंस्ट्रक्शन, नए नए नियमावली बनाती हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कब बना था,
1978 में। तो किसको बढ़ावा देगा? योग और प्राकृतिक चिकित्सा को। होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कब बना? 1978 में। कौन सी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगा? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को। और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, क्योंकि आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति तभी तो प्रचारित प्रसारित होगी जब जड़ी बूटियां लगेंगी, औषधीय पौधे लगेंगे। तो औषधीय पौधे पादप बोर्ड बना है 2000 में। और इसी के बाद से औषधीय पौधों की किसान खेती करने लगे और आयुर्वेदा में फिर उन दवाओं की या उन पौधों की भूमिका जो है वो बेहतर होने लगी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कुछ अलग से जो मैंने फैक्ट लिखे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप खुद देखो, आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले एक अभियान लिखा हुआ है आस्था अभियान। क्या होता है आस्था अभियान? दरअसल में आस्था अभियान 2013 में शुरू करवाया। गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यदि कोई बच्चा या महिला टीबी से ग्रसित है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ से ग्रसित है, मलेरिया हो गया और अंधत्व हो गया, मतलब इन 4 बीमारियों को आस्था अभियान के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया कि इन 4 बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति या इन 4 बीमारियों से ग्रसित व्यक्तित्व को सुरक्षा देने के लिए आस्था अभियान शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट उदिता, आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है कि जो बच्चियां होती हैं, स्पेशली जो किशोरियां होती हैं, उनको जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ब्लड आता है तो उस दौरान उनको इस बात का पता हो कि दरअसल में ये नेचर की ओर से कॉल स्टार्ट हो गया कि अब वो मां बन सकती हैं। उनको ये बात अवेयर कराना कि दरअसल में ये जब भी ये दिक्कत परेशानी नाम की कोई चीज नहीं है, ये नेचर की तरफ से सिर्फ जनरल सा प्रोसीजर है, जनरल सी प्रक्रिया है ना। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन उनको देना जो अभी किशोरी हैं, इनको बताना। और जब कभी भी इस तरह की कॉलिंग होगी या जब कभी भी मंथ में एक बार जब इस तरह की ब्लीडिंग शुरू होगी तो उस दौरान वो स्वच्छ कपड़े को यूज करें, है ना, पैड वगैरह यूज करें जो पूरी तरह से स्टेराइल होने चाहिए। तो ये है दरअसल में मेन चीज। लालिमा अभियान, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि लालिमा अभियान जो है वो उन महिलाओं के लिए है जो एनीमिया की कमी से जूझ रही हैं। मतलब जिन महिलाओं को एनीमिया है उनको गवर्नमेंट की तरफ से लालिमा अभियान के तहत आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट उपलब्ध कराई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त को आशा दिवस घोषित किया है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तब। असल मायने में ये जो योजना शुरू हुई है ये योजना कॉपी की गई है बीजेपी गवर्नमेंट की, क्योंकि इसके ठीक पहले एक योजना चला करती थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो 2010 से शुरू की गई थी, इस योजना में भी वही किया जाता है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किया जाता है, मतलब गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। देखिए, एक जगह मैंने कहीं अगर बोला होगा 23 जून तो वो गलत है भाई। 21 जून योग दिवस है, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। ओआरएस दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 और जनजातीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंडला से शुरू हुआ 2017 में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो 2017 में आई गई जितनी योजनाएं पेपर में थी उन सभी योजनाओं को मैंने क्या कर दिया है, यहां पर कंबाइन कर दिया है। और इसी के बेसिस पर
हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। हालांकि सिलेबस में उन्होंने अभी भी यही योजनाएं दी हैं जो पुरानी हैं, आईसीडीएस दी हैं और महिला वाली विकास। तो एक बार जरा योजनाओं में आप लोग क्या करिएगा, जो करंट में योजनाएं संचालित हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर मान लो कभी क्वेश्चन पुराने में से आता है तो ये पूरा का पूरा खाका जो है ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, ये अवेलेबल रहेगा। और इस तरह से ये योजनाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कंप्लीट। करंट में जो योजनाएं चल रही हैं उनको जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर होगा तो वहीं से आएगा और नहीं होगा तो इन योजनाओं को जिनको हमने पढ़ा इन्हीं में से सीधा सीधा आ जाएगा। योजनाओं में सिर्फ पढ़ने के लिए इतना है स्टूडेंट कि योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी है, योजना किस डेट को शुरू हुई है और इस योजना का मोटिव क्या है, इसके अलावा और कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे।